जय हिंद। एसएससी एमटीएस जनरल अवेयरनेस की क्लासेज में आप सभी साथियों का फिर से हम स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो फिर भी मैं आज आपके लिए जो है एसएससी एमटीएस के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, वो आज की क्लास में लेकर हाजिर हुए हैं। तो आपके लिए ये जो क्लास है इम्पोर्टेंस है, आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा दोस्तों, पूरा देखिएगा, जिससे आप लोग को बेहद जानकारी मिल सके। ठीक है, क्योंकि जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न है कहीं से भी आ रहे हैं, मतलब डीपली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक दो सवाल जो है प्रश्न है वह हल्के पूछे जा रहे हैं, सरल पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह डीपली पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बातों को आप लोग को अक्सर ध्यान में रखना होगा। हमने बहुत बार पेपर को एनालाइज किए और डेली एनालाइज करते हैं प्रश्नों को। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है कि उस्ताद अमजद अली खान बंगस दिया गया है, एक भारतीय डैश वादक है। उस्ताद अमजद अली खान जो है एक भारतीय है, ये डैश वादक हैं। तो सितार वादक है, सरोद वादक है, वायलिन वादक है या गिटार वादक है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन देखना है कौन सा करेक्ट हो रहा है, सही ऑप्शन हो रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। जो उस्ताद अमजद अली खान जो हैं ये एक भारतीय सरोद वादक है। ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसके बावजूद जो है कुछ जानकारी हम लोग को होना चाहिए, प्रश्न वहाँ से आएंगे जरूर। जो इम्पोर्टेंट सा पॉइंट होता है वो चीज़ हम आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं और प्रश्न वहाँ से अक्सर आते रहते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान से पता चल गया कि उस्ताद अमजद अली खान जो है बंगस, ये जो है भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक है। ये चीज़ पता चल गया, सरोद वादक है। जन्म की बात करेंगे तो 9 अक्टूबर 1945 को ग्वालियर कहाँ पे है तो मध्य प्रदेश में है। संगीत के सुनिया बंगस घराने में इनका जो है जन्म हुआ है। किनका? तो अमजद अली खान का। ठीक है, संगीत के सोनिया बंगस घराने में, जहाँ पे संगीत की जो है सिखाया जाता है, संगीत के बारे में सारी जानकारी वहाँ पे होती है। मतलब जो माता पिता हो ये इनसे रिलेटेड है। ठीक है, ये संगीत से रिलेटेड है, ये चीज़ पता चल गया। उनके पिता जो हैं उस्ताद हाफिज अली खान ग्वालियर के राज दरबार के प्रतिष्ठित संगीतज्ञ हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो माता पिता हैं वे चीज़ को जो संगीतज्ञ हैं। ठीक है, तो जैसा घर में होते हैं माता पिता, उसके अनुसार ही जो बेटे का जो आगे का जो पालन पोषण संस्कार होता है वह माता पिता के अनुसार ही आगे दिया जाता है। ठीक है, तो शुरू से जैसा होता है उसी तरह होता है। तो वही बात यहाँ पे जिक्र कर रहा है। आगे देखेंगे जो अगला है कि जो उस्ताद अमजद अली खान की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां है, इन्होंने क्या क्या हासिल किया है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो यूनेस्को पुरस्कार इनको सम्मानित किया गया है। तानसेन सम्मान मिला है, पद्म श्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है और पद्म भूषण भी मिला है, और संगीत नाटक अकादमी में इनको सम्मानित किया गया है। तो ये चीज़ आप लोग को सारा चीज़ पता चल गया कि जो उस्ताद अमजद अली खान है इनकी बहुत सारी उपलब्धियां मिला है, ये बहुत जो है फेमस है। ठीक है, यूनेस्को पुरस्कार इनको दिया गया है, तानसेन सम्मान पुरस्कार दिया गया है, पद्म श्री भी इनको मिल गया है, देख सकते हैं आप लोग, पद्म भूषण भी मिला है और पद्म विभूषण एवं संगीत अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो याद रखिएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं जो सेकेंड प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है ये किसमें निहित होती है। सुंदर सा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट सा है। तो जो राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वह किसके पास निहित होती है, तो वह राज्य के राज्यपाल के पास निहित होती है। सी ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे सही करेंगे, सही विकल्प हो रहा है दोस्तों, कि जो राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वह राज्यपाल के पास निहित होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। जो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति है वह राज्य के राज्यपाल के पास निहित होती है। ठीक है, अब इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो आर्टिकल 153 है, आर्टिकल 153 में राज्य का एक राज्यपाल होना जरूरी है। ये आर्टिकल 153 में गणना किया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 153 को जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि
आर्टिकल 153 कहता है कि कोई भी राज्य में एक राज्यपाल का होना बेहद जरूरी है। ओके, समझ में आ गया। अब आते हैं अगला जो आर्टिकल है हम लोग का, आर्टिकल 154। अब भैया आर्टिकल 154 क्या कहता है? तो आर्टिकल 154 कहता है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है वह किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। समझ में आ गया कि जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। यह चीज क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये भी आप लोग को पता हो गया दोस्तों कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा होती है। यह भी ध्यान में रखना होगा आप लोग को कि जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है जो राज्य स्तर पर, वह राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति के पार्षद पर्यंत कार्य रहता है। अब बात करेंगे जो 157 आर्टिकल है, इसमें राज्यपाल के योग्यताओं का वर्णन किया गया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। 153 अभी आप लोग को बताएं, फिर 154 अभी आप लोग को बताएं। अब 157 पर ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद जो 157 कहता है दोस्तों कि राज्यपाल की जो योग्यताओं का वर्णन है इसमें, और वह भारत का नागरिक होना चाहिए और जो उसकी एज होनी चाहिए वह 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। उसकी एज होनी चाहिए 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए, तब जाकर वह राज्यपाल बन सकता है। ये चीज़ क्लियर हो गया, समझ में आ गया इतना कुछ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे थर्ड प्रश्न पे। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो भी आप लोगों के पास ग्रुप्स होंगे उसमें शेयर कर दीजिएगा। थर्ड प्रश्न देखिए, यहाँ पे बिहू की बात कर दिया। बिहू का लोक नृत्य क्या है? तो बिहू जो है ये असम राज्य का लोक नृत्य है। बिहू जो है ये असम राज्य का लोक नृत्य है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए ध्यान से। बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। यहाँ पे ध्यान रखना होगा, यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो बोडो जनजाति की, यहाँ पे जो असम है, असम में बोडो जनजाति पाई जाती है, ठीक है। और जो बोडो जनजाति है, ये बिहू जो फेस्टिवल है, त्यौहार है, उत्सव है, इसको बिसागो कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखना होगा। जो बोडो जनजाति है, ये जो बिहू लोक नृत्य है, माफ़ कीजिएगा फेस्टिवल नहीं नृत्य है, इसको जो वहाँ के जो जनजाति होती है इसको बिसागो बोलती है। क्या बोलती है? बिसागो बोलती है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो त्यौहार है, लोक नृत्य है, ये 3 प्रकार का होता है। एक रोंगालू जिसको बोहाग बिहू बोला जाता है, बंगाली कटु बिहू, एक भोगाली माघ बिहू बोला जाता है। यहाँ पे जो होना चाहिए बिहू होना चाहिए, ठीक है, भोगाली माघ बिहू बोला जाता है। ये सारे जो नृत्य हैं ये अलग अलग जो महीने होते हैं उसमें मनाए जाते हैं, ठीक है। बंगाली बिहू की बात करेंगे दोस्तों, जो बंगाली बिहू है ये असमिया नव वर्ष के साथ अप्रैल माह में मनाया जाता है, ठीक है। कट्टी बिहू की बात करेंगे तो ये अक्टूबर माह में मनाया जाता है, और जो भोगाली बिहू है ये जनवरी माह में मनाया जाता है। तो ध्यान में रखना होगा 3 प्रकार का लोक नृत्य होता है, अलग अलग होता है, और तीनों जो होता है अलग अलग महीने में मनाया जाता है। यह चीज़ पता चल गया, क्लियर है। आगे आते हैं प्रश्न हम लोग देखेंगे फोर्थ प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है फोर्थ, कि निम्नलिखित में से कौन सा गहरे लाल रंग का पत्थर है? गहरे लाल रंग का पत्थर है जिसका उपयोग जो है दोस्तों एल्युमिनियम गलाने में कच्चे माल के रूप में होता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये, कि वह कौन सा ऐसा पत्थर है जो गहरे लाल रंग का है, ठीक है, और इसका जो उपयोग होता है यह एल्युमिनियम गलाने में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, बी ऑप्शन बॉक्साइट हो जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वह क्या होता है? बॉक्साइट होता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बॉक्साइट के बारे में ध्यान से समझते हैं। बॉक्साइट जो है ये गहरे लाल रंग का पत्थर है जिसका उपयोग एल्युमिनियम गलाने में और कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं आप लोगों को। बॉक्साइट में अधिकांशतः एल्युमिनियम खनिज जैसे AlOH का होता है। ये बोमाइट या डायस्पोर होते हैं, ठीक है, किसके अंदर? एल्युमिनियम खनिज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे जो इसकी पता लगाया गया था, बॉक्साइट की पता लगाया था, खोजा गया था, ये पियरे बर्थियर के द्वारा खोजा गया था। ये एक भूवैज्ञानिक थे और 1821 में बॉक्साइट की खोज किए थे, क्लियर है। सबसे ज्यादा ये भी प्रश्न आता है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जहां पे सबसे ज्यादा
बॉक्साइट का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान में रखना होगा, उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे है? तो कैनबरा है। ठीक है, तो ध्यान में रखना होगा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रश्न 5। देखिए प्रश्न यहाँ पे जो 5 प्रश्न कर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। ये बहुत सुंदर सा प्रश्न है। हमारी जीवन और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसकी सुरक्षा प्रदान करता है, वह कौन सा आर्टिकल में भारतीय संविधान के अनुसार जो है हम लोग की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, इस बात का जिक्र कर रहा है। तो हम लोग आर्टिकल 21 याद रखेंगे। आर्टिकल 21 में इस बात को कहा गया है मौलिक अधिकार है। ठीक है, कि जीवन और जो व्यक्तिगत है इसमें स्वतंत्रता की सुरक्षा का प्रावधान है। ओके, आगे देख लीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान जो अनुच्छेद 21 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, यह संविधान जो है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, जो एक मौलिक अधिकार है। अभी जस्ट आप लोग को बताएं कि हम लोग को स्वतंत्रता के अधिकार मिल रहा है और ये जो आर्टिकल 21 है ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ये याद रखना होगा, समानता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद जो 19 से 22 है अनुच्छेद, उसमें स्वतंत्रता का अधिकार, जो अभी आप लोग को जस्ट पता चला है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, समानता का अधिकार 14 से 18, 4 साल पर। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे तो 23 से 24। तो देखिए 14 से 18 4 साल हुआ। इसके बाद मतलब 14 अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, माफ कीजिएगा इस साल नहीं हुआ, ये आर्टिकल की बात हो रहा है। ठीक है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ये तो पता होगा आप लोग को। शोषण के विरुद्ध अधिकार देख सकते हैं आर्टिकल 23 से 24 तक। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है 29 से 30 तक। ये भी इम्पोर्टेंट है, अभी आया है ये प्रश्न जो अभी आप लोग को जस्ट बताया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर जो 6 प्रश्न है कि भारत का उत्तरी मैदान किस मृदा से बना है। जो भारत का उत्तरी मैदान है साथियों, ये कौन सी मिट्टी से बना हुआ है? तो डी ऑप्शन को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जलोढ़ मृदा से बना है। किस मिट्टी से बना है? तो जलोढ़ मृदा से बना है। ये चीज़ पता चल गया। अब हम लोग जलोढ़ मृदा के बारे में समझते हैं। तो उत्तरी मैदान पता चल गया कि जलोढ़ मृदा से बना है। ये मैदान जो है महत्वपूर्ण नदियों, जैसे बात करेंगे सिंधु, गंगा, यमुना और उनकी जो सहायक नदियाँ है उसके द्वारा लाई गई जो उपजाऊ मिट्टी है उससे बना है। यह चीज़ पता चल गया, समझ में आ गया कि ये कैसे बना है जलोढ़ मृदा। जो उत्तरी मैदान है भारत का, तो वह सिंधु, गंगा, यमुना और उनकी जो इतनी भी सहायक नदियाँ है उनके द्वारा जितनी भी लाई गई मिट्टी है उससे बना है। ठीक है, भारत में जो है 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया। भारत को जो है ये 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ध्यान में रखना होगा। नवीन जलोढ़ जो मृदा है इसको खादर या पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखना होगा। जो नवीन प्रकार की जो जलोढ़ मिट्टी होती है जिसको खादर बोला जाता है। ये चीज़ पता चल गया दोस्तों कि जो नवीन जलोढ़ मृदा है उसको खादर बोला जाता है। ठीक है, और जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसको बांगर बोला जाता है। तो ध्यान में रखना जरूरी है। आगे देखिए जो 7 प्रश्न है, यहाँ पे 7 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें पृथ्वी पर ताजे पानी की सबसे बड़ी मात्रा है। पृथ्वी पर ताजे पानी की सबसे बड़ी मात्रा है तो हिमचंद, यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया गया है ये से हम ध्यान में रखेंगे, हिमच्छद। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हिमच्छद के मतलब होता है ग्लेशियर होता है। हिमच्छद के मतलब होता है दोस्तों ग्लेशियर होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना होगा पृथ्वी पर जो लगभग 97% स्वच्छ जल है जो पृथ्वी के दोनों ध्रुवीय प्रदेशों में ग्लेशियर के रूप में मौजूद है। ठीक है, शेष जो स्वच्छ जल है ये नदियों, तालाबों, जल झरने और सागरों में क्या है मौजूद है। तो 97% के अलावा जो भी शेष जो जल बचे हैं स्वच्छ जल, वह नदियों, तालाबों, झरने, सागरों में मौजूद है। ठीक है, अगर बात करेंगे 70% जो जल का विस्तार है ये पृथ्वी पर लगभग इसका विस्तार है। शेष भाग क्या है स्थलीय है। 30% भाग स्थल है, 70% भाग जल है हम लोग के पृथ्वी पर। ओके, क्लियर है। आगे देखेंगे जो प्रश्न 8 है,
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की जो आत्मकथा का क्या नाम है। अब रही बात कि देख लीजिए युवराज सिंह का बात आ गया, ये जो भारतीय क्रिकेटर रहे हैं और इनकी द्वारा जो आत्मकथा लिखा गया है वह कौन सी आत्मकथा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये जो इनके द्वारा जो आत्मकथा लिखा गया है ये अपने जीवन से रिलेटेड लिखे हैं। जब इनको कैंसर हुआ था युवराज सिंह को, तो उसी के जो विमोचन किए हैं इस पुस्तक में, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सारी बातों को जो है इसमें लिखे हैं, ठीक है। तो 8 का जो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। चलिए हम लोग इनकी पुस्तक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये जो है इनके द्वारा प्रसिद्ध जो है आत्मकथा लिखी गई है। युवराज सिंह जो है अपनी बीमारी कैंसर और अपने कैरियर के साथ 2011 में विश्व कप के योगदान का वर्णन किया है। मतलब अभी आप लोग को जस्ट बताए हैं कि जो इनके द्वारा आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इनके द्वारा जो भी अपनी बीमारी है, जो भी अपना कैरियर है शुरू से अंत तक, उसके बारे में वह ये वर्णन किया है। और 2011 में जब विश्व कप हुआ था भारत का, उसमें अपना योगदान समर्पित किए हैं, जीत दिलाए हैं, ठीक है। युवराज सिंह एक प्रसिद्ध बाएं हाथ के बल्लेबाज, स्पिन गेंदबाज और बेहतरीन फील्डर के तौर पर भारतीय टीम में अपना योगदान प्रस्तुत किए हैं। क्लियर है दोस्तों। आगे देखिए प्रश्न जो 9 है, यहाँ पे जो 9 प्रश्न है कि पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 में जब फरगना की गद्दी पर बैठा था तब वह केवल कितने वर्ष का था। तो मुगल बादशाह की बात आया, तो मुगल बादशाह बाबर की बात आया है। ये 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा था तो वह 12 वर्ष का था दोस्तों। वह कितने वर्ष का था, ये 12 वर्ष का था, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इनके बारे में समझ लेते हैं, मुगल बादशाह के बारे में। तो ये चीज़ आप लोग को पता चल गया, 12 वर्ष का था। बाबर जी से जहरुद्दीन मुहम्मद बाबर के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान में रखना होगा, बाबर का अगर पूर्ण नाम जानेंगे, जो कंप्लीट नाम है जहरुद्दीन मुहम्मद बाबर, जहरुद्दीन मुहम्मद बाबर है, ठीक है। अगर बात करेंगे जो अंतिम लोधी शासक था इब्राहिम लोधी, अंतिम जो लोधी शासक है ये कौन सा था, ये इब्राहिम लोधी था। इन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध, ये तो आप लोग को पता चल गया, पानीपत का प्रथम युद्ध आप लोग 1500 देख सकते हैं यहाँ पे 26 में हराकर एक नवीन राजवंश मुगल वंश की नींव डाली थी। कौन, जो इब्राहिम लोधी था, ठीक है। 1530 में इसका मृत्यु हो गया था लोधी जी का, ठीक है। इसके बाद उसका जो बड़ा पुत्र था हिमायू, वह दिल्ली की गद्दी पर क्या हो गया, बैठ गया, ठीक है दोस्तों। आगे आते हैं प्रश्न, देखिए 10 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कवक के जगत की विशेषता नहीं है, कवक के जगत की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे बात करेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्लोरोप्लास्ट युक्त है। क्लोरो जो प्लास्ट युक्त है ये कवक जगत जो से रिलेटेड ये नहीं आता है, ठीक है। लेकिन ये जो एक कोशिका भित्ति, बहुकोशिकीय संरचना और गतिशीलता के लिए कोई तंत्र नहीं उपलब्ध होना, ये जो है कवक जगत से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा समझिए ध्यान से। फंगी किंगडम के नाम से कवक के जगत को जाना जाता है। इसमें बहुकेंद्रीय जीव होते हैं, ठीक है, जो अवशोषण द्वारा गैर प्रकाश, मतलब जो अवशोषण करते हैं लेकिन प्रकाश की अनुपस्थिति में भी ये जो है अपना पोषण तैयार करते हैं, ठीक है। इसमें उत्तक विभेदन का अभाव होता है। ये प्रजीवी होते हैं, सहजीवी होते हैं और मृतजीवी भी होते हैं। तो तीनों चीज होते हैं, प्रजीवी भी होते हैं, सहजीवी भी होते हैं और दोस्तों मृतजीवी जीवी होते हैं, ठीक है। माफ कीजिएगा, मृतोपजीवी होते हैं, मृतजीवी नहीं, मृतोपजीवी होते हैं, ठीक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। इसमें गतिशीलता के लिए इसके पास कोई भी तंत्र मौजूद नहीं होते। तो देख सकते हैं पैरामीशियम हो गया, कवक हो गया, अमीबा हो गया, ये सारी चीज होते हैं। 11 देखिए ध्यान से प्रश्न है कि 2011 की जनगणना भारत की जनगणना थी दोस्तों। मतलब कौन सी जनगणना थी, तो 15वीं जनगणना थी। 2011 में जब जनगणना हुआ था तो 15वीं जनगणना किया गया था भारत देश में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में, जनगणना के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो 2011 की बात कर रहा है कि 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी जो भारत के लिए 7वीं थी, ठीक है। अब भारत में प्रथम जनगणना जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। तो इस बात को भी ध्यान में रखना होगा आप लोगों को कि जब भारत में प्रथम जनगणना हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, ठीक है दोस्तों। कब हुआ था दोस्तों, तो 1872 में हुआ था। क्लियर।
इसकी नियमित जनगणना की बात करेंगे तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से शुरू हो रही है। ठीक है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से हो रही है। भारत में जनगणना जो है अधिनियम 1948 के तहत संपन्न कराया गया है और 2011 की जो जनसंख्या की बात करेंगे तो 121 करोड़ थी। तो अब तो आप लोग को पता चल गया है कितना हो गया, 150 करोड़ से अधिक हो गया है। आगे देखेंगे जो 12 प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेटर में से जो किसे मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है, तो ये पता चल गया होगा आप लोग को, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। अब जो सचिन तेंदुलकर जी हैं इनको मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। ये क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं, भारत के एकमात्र खिलाड़ी इनको जाना जाता है और इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो पुरस्कार है भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनको तो सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, इनकी आत्मकथा जरूर याद करना होगा आप लोग को, प्लेइंग इट माई वे, ये इनकी आत्मकथा है। जैसे युवराज सिंह की आत्मकथा पूछा गया था, उसी तरह दोस्तों इनकी भी आत्मकथा कभी आ सकता है, ध्यान में रखना होगा, याद करना होगा, प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पे इनको जो है 2008 में पद्म विभूषण मिला है, 1999 में पद्म श्री मिला है और अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी 1994 में सचिन तेंदुलकर को मिला है। ठीक है, समझ में गए। आगे देखिए थर्ड प्रश्न है, यहाँ पे थर्ड प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो देख सकते हैं मीथेन तो है ही, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यही ऑप्शन में कहा है, मतलब प्रश्न में दिया है। तो देख सकते हैं जो ग्रीन हाउस गैसें होती है ग्रह के वातावरण और जलवायु परिवर्तन और अनंत भूमंडलीय ताप के लिए उत्तरदायी होती है ग्रीन हाउस गैसें। ठीक है, ये क्या होती है, गैसें आने वाली जो सौर विकिरण है उसको सतह से टकराने के बाद ये क्या करती है, वापस जो है जाने से रोक देती है और उस ग्रह का जो तापमान है सामान्य से ज़्यादा होने लगता है। तो बात करेंगे ये जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, तो मीथेन हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ओजोन हो गया, जल वाष्प हो गया, ये जो है ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो 14 प्रश्न है, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित करती है, मतलब कौन सी धातु है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो पोटेशियम, और ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है पोटेशियम। यहाँ पे इसका जो संकेत होता है पोटेशियम का के होता है। ओके, समझ गए। अब थोड़ा सा पोटेशियम के बारे में समझिए। पोटेशियम एक सफ़ेद धातु है, बहुत मुलायम होता है, इसे चाकू से आसानी से काटा जाता है। ठीक है, यह धातु ठंडे जल में त्वरित अभिक्रिया करता है, वातावरण के ऑक्सीजन से तीव्र गति से ये अभिक्रिया करता है। जो पोटेशियम धातु है ये वातावरण के जो ऑक्सीजन है वो इससे अभिक्रिया सबसे ज़्यादा करता है। परमाणु क्रमांक इसका 19 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। ठीक है, आगे देखिए जो 15 प्रश्न है यहाँ पे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, आप लोगों को पता है, 23 जून 1757। ये देख सकते हैं बंगाल के जो नवाब था और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। ठीक है, सिराजुद्दौला का सेनापति मिर्जाफर अंग्रेजों के साथ बंगाल में के नवाब मिला और रॉबर्ट क्लाइव के साथ दिया। ठीक है, जिसे बंगाल के नवाब से हार मिल गया उसको, और उसके बाद मिर्जाफर जो है बंगाल का नवाब बन गया और क्लाइव जो है गिद्दड़ की संज्ञा दी गई। तो ये सारी चीज़ ध्यान में रखना होगा। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोग को बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानकारी देते हैं आप लोग को, तो इस चैनल से जुड़िए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।